इस बीच गैंगस्टर अतीक अहमद की डायरी से उमेश पाल हत्याकांड में इस्तेमाल हुए कोड वर्ड का पर्दाफाश हो गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये डायरी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मौजूद अतीक के पुश्तैनी घर से बरामद हुई थी, जिसकी जांच के बाद उमेश पाल हत्याकांड में इस्तेमाल हुए कोड वर्ड की पूरी कहानी सामने आ गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गुजरात की साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद को बड़े 006 नाम दिया गया था, जबकि यूपी की बरेली जेल में बंद अतीक के भाई अशरफ को छोटे 007 कोड वर्ड दिया गया था। झांसी में एनकाउंटर में मारे गए अतीक के बेटे असद का कोड नाम अंश यादव 00 था। इसी तरह वारदात में शामिल 5 शूटरों के नाम के कोड वर्ड भी तैयार किए गए थे। ये भी तय किया गया था कि फोन पर कोई भी एक दूसरे का नाम नहीं लेगा, बल्कि कोड वर्ड के जरिए ही बातचीत होगी। और इसी तरह हत्याकांड में शामिल सभी लोगों के लिए अलग अलग कोड वर्ड तैयार किए गए थे। पुलिस को चकमा देने के लिए अतीक और उसके गुर्गे बातचीत के दौरान नाम के बदले उन्हीं कोड वर्ड का इस्तेमाल करते थे। यानी उमेश पाल को मारने की प्लानिंग कई दिनों से की जा रही थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गुजरात की साबरमती जेल और यूपी की बरेली जेल में इस हत्याकांड की साजिश रची गई थी, जिसमें यह तय हुआ था कि वारदात से पहले और बाद में कोई भी अपने मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेगा। 24 फरवरी को प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या हुई थी और उससे करीब 10 दिन पहले हत्याकांड में शामिल सभी लोगों को एक आईफोन और 3 सिम कार्ड भी दिए गए थे। पुलिस सूत्रों का कहना है कि अतीक लगातार सभी लोगों से संपर्क में था और उमेश पाल की हत्या के तुरंत बाद उसने आईफोन से घर पर कॉल करके सभी को मुबारकबाद दी थी। लेकिन अतीक नहीं जानता था कि उमेश पाल की हत्या उसके पूरे परिवार की बर्बादी का सबब बन जाएगी। इसी केस में शामिल उसकी पत्नी शाइस्ता भागी भागी फिर रही। उसी की मदद करने की आरोपी लेडी डॉन मुंडी पासी अचानक मीडिया के सामने आ गई। मुंडी पासी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की रहने वाली है और उस पर शाइस्ता की मदद का आरोप है। और पुलिस सूत्रों का दावा है कि उसने कई बार शाइस्ता को भगाने में मदद की थी। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही शाइस्ता परवीन फरार चल रही। पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के साथ साथ दूसरे राज्यों में लगातार छापेमारी कर रही। सूत्रों के मुताबिक इसी दौरान पुलिस के हाथ लेडी डॉन मुंडी पासी का सुराग मिला। प्रयागराज के कछार इलाके के रहने वाली मुंडी पासी के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं, इसीलिए आसपास के इलाके में उसे लेडी डॉन कहा जाता है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि फरार होने के दौरान शाइस्ता परवीन से मुंडी पासी कई बार मिली थी और उसी ने कई बार पुलिस से बचने में शाइस्ता की मदद की थी, क्योंकि कुछ रोज पहले ही यह खबर आई थी कि शाइस्ता परवीन अतीक के करीबियों की मदद से प्रयागराज के कछार इलाके में छिपी है, जिसके बाद पुलिस ने वहां तलाशी अभियान भी चलाया था। लेकिन पुलिस सूत्रों का कहना है कि मुंडी पासी की मदद से ही शाइस्ता परवीन वहां से भाग निकली थी और अब वो खुद मीडिया के सामने आ गई और उसने अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। हमारी दुश्मनी है सर, दुश्मनी से मुझे फंसाया जा रहा। शाइस्ता परवीन से मेरा कोई लेन देन नहीं। मुंडी पासी ने आरोप लगाया कि अतीक के इशारे पर उसके परिवार वालों की हत्या करवाई गई थी। इसी वजह से अतीक और उसके परिवार वालों से उसकी दुश्मनी है। जबकि पुलिस सूत्रों का दावा है कि उमेश पाल हत्याकांड से पहले भी मुंडी पासी और शाइस्ता परवीन की मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात के दौरान अतीक का गनर एहतशाम भी उनके साथ मौजूद था, जो फरार है और पुलिस से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी शाइस्ता तक पहुंचाने में जुटा है। सूत्रों का दावा है कि 4 दिन पहले भी पुलिस को शाइस्ता परवीन के प्रयागराज में होने की खबर मिली थी। इसके बाद पुलिस की टीम फौरन वहां पहुंची, लेकिन आरोप है कि वहां बुर्का पहने कई मुस्लिम महिलाओं ने पुलिस का रास्ता रोक लिया, जिसका फायदा उठाकर शाइस्ता परवीन वहां से फरार हो गई थी। सूत्रों का यह भी कहना है कि पुलिस की टीम के वहां पहुंचने के बाद मस्जिद से एक अनाउंसमेंट की गई थी, जिसमें महिलाओं को घरों से बाहर निकलने के लिए कहा गया था। पुलिस सूत्रों का दावा है कि शाइस्ता प्रयागराज में ही छिपी है और मुस्लिम समुदाय के लोग उसकी छिपने में मदद कर रहे हैं। इधर 1 मई से रसोई गैस के दामों में भारी कमी कर दी गई, जिसके बाद कमर्शियल गैस सिलेंडर 171 रुपए सस्ता हो गया। इससे पहले दिल्ली में 19 किलो के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 2028 रुपए थी, लेकिन पेट्रोलियम कंपनियों ने इसके दाम घटाकर अब 1856 रुपए कर दिए। इससे पहले भी 1 अप्रैल को 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 91 रुपए की कटौती की गई थी। उधर छत्तीसगढ़ बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और 3 बार लोकसभा सांसद रहे नंद कुमार साय कांग्रेस में शामिल हो गए। एक दिन पहले ही उन्होंने पार्टी के कुछ नेताओं पर अपनी छवि खराब करने का आरोप लगाकर बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था, जिसके अगले दिन नंद कुमार साय ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ली। राज्य में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, ईरान ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ खुलेआम मोर्चा खोल दिया है और मुस्लिम देशों को उनके खिलाफ भड़का रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने इराक के राष्ट्रपति से कहा है कि वो अमेरिका के एक भी सैनिक को वहां न रहने दें और उन्हें इराक से निकाल दें। ईरान ने इराक से यह तक कह दिया कि अमेरिका भरोसे के लायक नहीं है। इराक के राष्ट्रपति ईरान गए थे और इसी दौरान ईरान ने इराक से यह बात की और कहा कि वो इराक में मौजूद करीब 2500 अमेरिकी सैनिकों को बाहर फेंक दे। यानी ईरान ने मुस्लिम देशों का मोर्चा बनाने की मुहिम में इराक को भी जोड़ लिया। ईरान के सुप्रीम लीडर ने यह तक कह दिया कि वो इराक से पुराने गिले शिकवे भुलाने को तैयार है। यानी ईरान खुलेआम अमेरिका से दो हाथ करने के मूड में आ गया और मुस्लिम देशों को साथ लाकर बाइडेन को ललकारने की कोशिश में जुट गया।
क्योंकि अमेरिका के दोस्त इजराइल में हुई अल-अक्सा मस्जिद की हिंसा ने ईरान के हाथ में वो मौका दे दिया जिसका इस्तेमाल करके वो मुस्लिम देशों का मास्टरमाइंड बनने के चक्कर में ईरान वो हर जुगाड़ लगा रहा है जिससे मुस्लिम देशों को अमेरिका और इजराइल के खिलाफ किया जा सके, खासकर अमेरिका के। क्योंकि ईरान जानता है कि अगर अमेरिका कमजोर पड़ा तो इजराइल का खेल अपने आप खत्म हो जाएगा। यानी अमेरिका को पस्त करके ईरान एक तीर से दो निशाने साधना चाहता है, जिसके लिए उसने मुस्लिम देशों को एक साथ लाने की मुहिम शुरू कर दी। इराक को अमेरिका के खिलाफ भड़काना ईरान की उसी मुहिम का हिस्सा है, क्योंकि ईरान में अमेरिका के हजारों सैनिक बैठे हैं जो ISIS से लड़ने में इराक की सेना की मदद करते हैं। ईरान चाहता है कि इराक उन अमेरिकी सैनिकों को अपनी जमीन से निकाल फेंके जिसके बारे में तेहरान पहुंचे इराक के राष्ट्रपति अब्दुल लतीफ रशीद की ईरान के सुप्रीम लीडर से बात हुई, या यूं कहें कि ईरान ने इराक के कान भरे, क्योंकि ईरान ने इराक से बोल दिया कि वो अमेरिका पर जरा सा भी भरोसा ना करे क्योंकि अमेरिका उस लायक नहीं। ईरान ने इराक को सलाह दी कि वो अपनी जमीन पर एक भी अमेरिकी सैनिक को न भटकने दे क्योंकि अमेरिका का एक सैनिक 1000 के बराबर है और इराक में उनका रहना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि वो इराक का नुकसान करने से पहले एक बार नहीं सोचेंगे। यानी ईरान ने माइंड गेम खेलकर इराक को अमेरिका के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जानता है कि जब तक इराक में अमेरिका के 2500 सैनिक बैठे हैं तब तक ईरान वहां अपने पैर नहीं जमा सकता। हालांकि उसने कई बार कोशिश की लेकिन हर बार ईरान को मुंह की खानी पड़ी। जनवरी 2020 में ईरान ने इराक में स्थित 2 अमेरिकी सैन्य बेसों पर 22 मिसाइलें दागी थी। ईरान ने दावा किया था कि हमले में अमेरिका के 80 सैनिक मारे गए, लेकिन अमेरिका ने ऐसा कोई दावा नहीं किया। यानी ईरान की सारी हेकड़ी धरी की धरी रह गई। लेकिन इस बार उसने माइंड गेम खेला और मुस्लिम देशों को मुस्लिम कार्ड खेलकर साथ लाने की तिकड़म लगाई। लेकिन इराक में ऐसा करना उसके लिए UAE और सऊदी अरब जितना आसान नहीं होगा, क्योंकि इराक में ISIS के आतंकियों से लड़ने में अमेरिकी सेना इराक की सरकार की मदद करती है। इराक के सैनिकों को ट्रेनिंग और सलाह दोनों अमेरिकी सैनिकों से मिलते हैं। आसान भाषा में कहें तो अमेरिकी सैनिकों के इराक से निकलते ही इराक के सैनिकों की हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि इराक में ISIS के आतंकियों का कहर टूट सकता है। अमेरिकी सैनिकों की गैर मौजूदगी में वो निरंकुश हो सकते हैं, जिससे पहले से बर्बाद इराक पूरा बर्बाद होने की कगार पर पहुंच सकता है। लेकिन पश्चिम एशिया का ये देश ईरान के लिए उतना ही अहम है जितना UAE और सऊदी अरब, क्योंकि ये मुस्लिम देश है और इसकी सीमा दक्षिण में सऊदी अरब और कुवैत, पश्चिम में जॉर्डन और सीरिया, उत्तर में तुर्की और पूर्व में ईरान से लगती है। यानी इराक के जरिए ईरान को वो रास्ता मिलता है जिस पर चलकर वो अमेरिका और इजराइल की बर्बादी की कहानी लिख सकता है। क्योंकि अल-अक्सा मस्जिद में हुई हिंसा के बाद कई मुस्लिम देश इजराइल पर भड़के हुए हैं, जिन्हें ईरान अपने साथ लाकर इजराइल और अमेरिका दोनों के लिए कुआं खोदने में जुट गया। और इस काम में अमेरिका के जानी दुश्मन बन चुके चीन ने भी ईरान का साथ दिया और ईरान की पश्चिम एशिया के देशों से दोस्ती करवानी शुरू कर दी। नतीजा यह हुआ कि सऊदी अरब और UAE से उसके रिश्ते सुधरे। ईरान ने इजराइल के 3 पड़ोसी देशों सीरिया, लेबनान और जॉर्डन को भी मुस्लिम देशों के मोर्चे में शामिल किया। इसके अलावा ईरान ने अपने पड़ोसी देशों तुर्की, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भी अपने खेमे में लाने की कोशिश की, क्योंकि ये सारे देश मुस्लिम देश हैं। और अब उसकी नजर पश्चिम एशिया के एक और देश इराक पर है, जो उसी इलाके का हिस्सा है जहां से इजराइल और अमेरिका को टारगेट करना ईरान के लिए आसान होगा, क्योंकि पश्चिम एशिया में शामिल बहरीन, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, फिलिस्तीन, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, UAE और यमन मुस्लिम देश हैं, जिनके ईरान के साथ खड़ा होते ही उनकी ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि अमेरिका का ईरान को रोकना मुश्किल हो जाएगा। यही वजह रही कि ईरान ने इस बार इराक को अमेरिका के खिलाफ भड़काया, क्योंकि वो जानता है कि जब तक अमेरिका का पश्चिम एशिया के देशों में दबदबा है या फिर पश्चिम एशिया के देश अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका की ओर देख रहे हैं, उसकी दाल वहां गलना मुश्किल है। और इसी वजह से ईरान और अमेरिका का झगड़ा बढ़ता जा रहा है। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका और ईरान के बीच तेल टैंकरों पर तनाव और ज्यादा बढ़ गया। अमेरिका ने ईरान के तेल टैंकर को जब्त किया तो जवाब में ईरान की नौसेना ने भी कच्चे तेल से लदे अमेरिका जा रहे जहाज को कब्जे में ले लिया, जिसके बाद अब अमेरिका में ये मांग उठने लगी है कि ईरान के खिलाफ राष्ट्रपति बाइडेन सख्त कदम उठाएं। अमेरिका की संसद के